नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। आप लोग ये सोचें हम एग्जाम हॉल में इस टेस्ट को लगा रहे हैं और कितना स्कोर किया है आपने, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या फिर अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो विशेषता है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह अधिगम की विशेषता नहीं है, तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या फिर चिन्ह अनुबंधन। आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है जो वो दिया था स्किनर ने और अपना प्रयोग किया था चूहे के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अब आप वर्ग 3 की तैयारी के लिए परीक्षा ऐप की स्पेशल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जो कि आपके मार्च में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आप किस सब्जेक्ट में कितना वीक हैं ये भी आप पता कर सकते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है यह भी आप आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आप अपना स्वयं का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आप इसमें पारस 50 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बल देता है व्यवहार के अनुकूलन पर। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था और किस पर प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर तत्परता का नियम। तो देखिए साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने प्राथमिक नियम अधिगम के 3 दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यह प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहास, या फिर एमएल विग्मी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एबिंगहास। प्रश्न क्रमांक 6, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, या फिर प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण यह दोनों स्वतः शोध के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सहायता परक व्यवहार। यह क्या है? सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? बताना इनमें से कौन सा
अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं हैं। अधिगम की इच्छा, भैया ये तो शामिल है। प्रेरणा, ये भी शामिल होता है। रुचि भी शामिल होता है। ऑप्शन डी में है विषय वस्तु का स्वरूप, तो ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर तीसरी की बात हुई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ठीक है, यह जो अवस्था है वो गिरोह अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में और भी वीडियो मिलती रहें। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयोग एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर प्रयोग नहीं है साथियों, यहाँ पर प्रयास है। ठीक है, प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं? पावलोव, विने, चोम्स्की या फिर मास्लो। तो यहाँ पर आपको बता दें, भाषा विकास से संबंधित हैं नोआम चॉम्स्की, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बताना है कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हैं साथियों 4 ऑप्शन। देखिए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, तो ये विशेषता नहीं होती है। बाकी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये होता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत। ठीक है, ये बाद की जो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता होती हैं, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है भविष्य की योजना की सूझबूझ, तो ये विशेषता नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए, हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें मैंने बताया आपको कि 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसकी अवधि क्या होती है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या फिर 5 से 8 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखना, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है दूसरी अवस्था होती है जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 15। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। देखिए, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पिताजी ने आपका नाम लेकर बुलाया, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हाँ पापा जी बोलिए। मतलब क्या है, वह जो छात्र है वो ध्वनि संवेदना के माध्यम से अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। प्रश्न क्रमांक 16। कहा गया है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो।
मतलब क्या है, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये हमें दिया है ऑप्शन डी में, ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो देखिए साथियों, अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जिससे छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अन्वेषण मतलब क्या है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज। ठीक। प्रश्न क्रमांक 18, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, योजना बनाना। यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, योजना बनाना। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, भैया ये तो शिक्षण का सूत्र होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। दृश्य से आदर्श की ओर ये भी होता है। और ऑप्शन डी में क्या है? निगमन से आगमन की ओर। तो ये नहीं होता, बल्कि आगमन से निगमन की ओर होता है, ये उल्टा लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, और यह हमारा मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसके बाद कमेंट करना आपने कितने आंसर सही दिए हैं 20 क्वेश्चनों में से। चलिए, तो क्या है यहाँ पर कहा गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? बताएं यहाँ पर राइट आंसर। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। तो देखिए साथियों, कौशल के स्थानांतरण से मतलब है हमारा कौशल का विकास। और ध्यान रखना, जो कौशल अंतरण है यह एक गति है, ना कि उद्देश्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। तो साथियों इसमें हमने केवल 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।